मित्रों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी मेरे वीडियोस नहीं आ रहे हैं और आप सबको ये भी पता है कि मैं अगली जो अपनी पुस्तकें हैं वो लिखने में अभी व्यस्त हूं। तो मैं कुछ पुस्तकें पढ़ रहा था और मुझे तभी मालूम पड़ा कि सोनी लिव के ऊपर एक वेब सीरीज आई है जो 1975 की बेस्ट सेलिंग रही किताब लैरी कॉलिंस की लिखी हुई थी, फ्रीडम एट मिडनाइट। तो उसके ऊपर आधारित एक वेब सीरीज आई है और इसका अपना एक पर्सपेक्टिव है। तो स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि भाई इसमें कहीं ना कहीं ऐसा ना दिखाने का प्रयास किया गया होगा जैसे कि नेहरू और गांधी एक बहुत मजबूत छवि वाले हैं और इनके कारण ही आज़ादी आई है। हालांकि जब हम इसको देखते हैं तो वाकई में इसका एक पर्सपेक्टिव है, एक नज़रिया है, लेकिन जब हम इसको देखने के लिए आगे बढ़ते चले जाते हैं तो इसकी ग्रिप जो है वो हमें अपने कब्जे में लेना शुरू कर देती है। मैंने जहां तक देखा है कि सब लोग अन्य जो फिल्में हैं, वेब सीरीज हैं, उनके बारे में तो बात करते हैं, लेकिन हिस्ट्री से जुड़े हुए इस पहलू के ऊपर बात नहीं करते। तो मैं आज इसी के बारे में चर्चा करने वाला हूं और इसके जितने भी जो मतलब इसके 7 एपिसोड हैं, हर एक एपिसोड तकरीबन 40 मिनट का है। मैंने बड़े ध्यान से देखा, गहराई से देखा, इवन मैंने उसके ऊपर जो अपने नोट्स हैं वो बनाए हैं और उनके ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन एक चीज मैंने इसमें बहुत खास देखी है कि एक तो स्टोरी राइटिंग जो की गई है वो बहुत अच्छे से की गई है, पास्ट को दिखाया गया और प्रेजेंट को दिखाया गया। दूसरी चीज कि इसमें जिन्ना के द्वारा मुसलमानों का गांधी बनने की होड़ है, लेकिन गांधी के अंदर हिंदुओं का जिन्ना बनने की कोई होड़ नहीं है। वो जो एक पर्सपेक्टिव था कि जिन्ना को गांधी से भी बड़ा एक व्यक्तित्व अपने आप को बनाना था और वो हिंदुओं के बीच तो बन नहीं सकता था क्योंकि वहां पर ऑलरेडी गांधी और नेहरू की छवि बनी हुई थी। तो उसने अपना एक अलग रास्ता अपना लिया था। कहानी वृहद होती चली जाती है, ग्रिपिंग इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी वो ये लगी कि इसमें जो अंग्रेज हैं वो वाकई में अंग्रेज ही हैं। वो ऐसा नहीं है कि हिंदी ऑडियंस को कन्विंस करने के लिए कोई इधर का एक गोरा चिट्टा सा लड़का पकड़ा, आदमी पकड़ा और उसी से ही इंग्लिश बुलवा करके काम चलवा दिया हो, वैसा नहीं है। तो यानी कि जो हिस्ट्री को बहुत बेहतरी से जानने का प्रयास करते हैं और या करना चाहते हैं, जो किताबें बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए ये वेब सीरीज बहुत अच्छी है। लेकिन जो अन्य तरीके की वेब सीरीज देखते हैं, हॉन्टेड देखते हैं या थ्रिलर देखते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी लग सकता है कि भाई हम इसको क्यों ही देखें। दूसरी चीज इसमें बहुत अच्छी जो मुझे लगी वो ये था कि इसमें ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करके बड़े बड़े महल, बड़े बड़े जो वायसराय हाउस थे वो नहीं दिखाए गए, बल्कि जो भव्यताएं हैं वो दिखाने के लिए उन्होंने जो वास्तविक साइट्स हैं इंडिया के अंदर उन्हीं का ही बहुत बेहतरी से प्रयोग किया है। तो वो भव्यता भी दिखाई देती है इसमें। और इसमें एक और चीज के इसमें गांधी या नेहरू को लार्जर देन लाइफ भी नहीं दिखाया गया है, जैसे वो थे वैसे ही दिखाया गया है। जहां जहां पर जिस जिसकी मूर्खता सामने आती है या जहां जहां पर जिस जिसका अहंकार का टकराव होता है वो इसमें स्पष्ट दिखाया गया है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू में नहीं बनती थी, कभी भी नहीं बनती थी। तो वैसा भी नहीं है, कभी के समय में बनती थी, लेकिन कैसे समय के साथ साथ वो दुराव बढ़ता गया या वो खटास बढ़ती चली गई उसके बारे में भी बताया गया है। तो जहां जहां पर हम इसको जब देखते चले जाते हैं, जैसे कि इसमें हमने नोआखाली नरसंहार के बारे में भी सुना है, हमने कलकत्ता नरसंहार के बारे में भी सुना है, लेकिन क्या हमने रावलपिंडी नरसंहार के बारे में सुना है कि जब पंजाब के लोगों ने जिन्ना के साथ आने से मना कर दिया था, जिसमें कि मास्टर ताराचंद जी जो कि अकाली से थे, उन लोगों ने जब आने से मना कर दिया था, तो जिन्ना ने किस प्रकार से रावलपिंडी के अंदर 7000 सिखों और हिंदुओं को मरवा दिया था, वो विवस्था भी इसमें दिखाई गई है। बिहार में जो दंगे हुए थे उनको भी दिखाया गया है और इसी के साथ साथ बहुत सारे जो उस समय के जो दंगे थे, हिंसाएं थी और हिंदुओं का नरसंहार था, वो बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाया गया है। जिस गति में वेब सीरीज आगे बढ़ती है उसी गति के साथ साथ बहुत ज्यादा डिटेलिंग करके इसमें, जैसे कि हम देखते हैं कि भाई सरदार उधम सिंह फिल्म आई थी विकी कौशल की, तो उसमें जलियांवाला का जो हत्याकांड था उसको डिटेल किया गया था क्योंकि उधम सिंह जी का पूरा जीवन उसी नरसंहार के ऊपर केंद्रित था। यहां गांधी, नेहरू, जिन्ना 3 छवियां खड़ी हुई हैं और उनमें चौथा स्तंभ खड़े हुए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनके जीवन प्रभावित होते हैं सैकड़ों दंगों से, सैकड़ों नरसंहारों से, तो उन सभी को यहां पर स्थान दिया गया है।
तो ये चीज मुझे बहुत कन्विंसिंग लगी है उस हिसाब से। अगर मैं कहने लग जाऊं कि भाई प्रखर श्रीवास्तव की हेराम पढ़ते तब जा करके बनाते, तो हम थोड़ा सा वो लैरी कॉलिंस की जो किताब लिखी हुई है उसके साथ कहीं ना कहीं वो एक तरीके से दुर्भेद हो जाएगा, क्योंकि वो किसी ने जो बनाई है वो 75 की बेस्ट सेलिंग किताब को उठाकर बनाई है। हो सकता है आज के 10 साल के बाद जो आज की बेस्ट सेलिंग किताब है हेराम प्रखर श्रीवास्तव की, उसके ऊपर कोई 10 साल के बाद बनाए, लेकिन हमें जो हिस्ट्री जो पढ़ते हैं एक्चुअली वो उनके अंदर किसी प्रकार का ये जबरदस्ती का भाव नहीं होता है, यानी कि एक दुर्भावना नहीं रहती है कि नहीं मुझे वही इतिहास देखना, मुझे उसी लेंस से देखना था, तो उसी से ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर या राइटर ने क्यों नहीं दिखाया। वो चीज हमें त्याग देनी होती है जब हम हिस्ट्री के स्टूडेंट होते हैं। तो वो मैं हमेशा जानने का प्रयास करता हूं। जैसे कि मैंने शशि थरूर का जो इतिहास लिखा है उसने वो पढ़ा, तो 1857 तथा 1875 के दौरान में आर्य समाज का तो जो इतिहास रहा है उसको पूरी तरीके से हटा दिया है। तो हमें पता लग जाता है कि बंदा किस चीज से नफरत कर रहा है और कौन सा नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहा है। लैरी कॉलिंस एक ऐसा व्यक्तित्व है जो ना जिन्ना के आईने से देख रहा है, ना जो नेहरू के आईने से देख रहा है, वो देख रहा है अपने आईने से इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को। जो पहला एपिसोड है उसमें आपको सबसे पहले जो चीजें दिखाई देंगी वो दिखाई देंगी जो हमारे हिंदुस्तान का रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी हुआ था 1946 में, उसके बारे में जिक्र आएगा, लेकिन उसका पूरा यहां पर परिदृश्य नहीं दिखाया गया, जबकि अंग्रेज इस बात को मानते थे कि भाई ये मेन चीज थी हमारे यहां से भागने के पीछे, तो वो उसका लेकिन जिक्र भूल लिया गया है। सावरकर यहां पर कोई स्थान नहीं है, क्योंकि कहानी पूरी तरीके से टू नेशन थ्योरी के विषय में है और सावरकर टू नेशन थ्योरी में कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो कांग्रेसियों के द्वारा जो बनाया गया एक छद्म नैरेटिव है कि सावरकर ने ही टू नेशन थ्योरी दी थी, वो विदेशी लेखक भी नहीं मानते हैं। और अब ये जो वेब सीरीज आई है इसमें भी हमें यह बात स्पष्ट दिखाई दे जाती है। जिन्ना का जो चरित्र दिखाया गया है वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही हिंसक है, और वो व्यक्ति मुसलमानों का एक मसीहा या नबी बनने का जो प्रयास है उसकी तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। तो तमाचा उन लोगों के चेहरे पर मारती है वेब सीरीज जो लोग अभी आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान की बहुत सारी मुस्लिम यूनिवर्सिटीज में जिन्ना के फोटो लगाए जाते हैं, आदर्श माना जाता है। उसकी सच्चाई को भी इसमें दिखाया गया है और किस प्रकार से वो जब सिखों को अपनी तरफ मिलाने का प्रयास करता है और सिख कहते हैं कि भाई नहीं हम हिंदुओं के साथ में खुश हैं, तो किस प्रकार से उनका भी नरसंहार करवा देता है। हिंदुस्तान का जो अभी का पर्सपेक्टिव चल रहा है, जो आज की पॉलिटिक्स चल रही है, उसमें किस प्रकार से ये जो वेब सीरीज है वो आपको आज की पॉलिटिक्स से भी रूबरू करवा देगी। जैसे कि जिन्ना के स्थान को ना जीत पाए तो हमें खेल को बिगाड़ देना चाहिए। तो अभी आप एक शहजादा की याद आएगी उसमें कि वो शहजादा क्या करता है कि जब कहीं पर चुनाव ना जीत पाए तो वो चुनाव को या उस पूरे के पूरी रणनीति को ही बिगाड़ देश की तरक्की करने का उसको 15 साल से भी मौका नहीं मिला है, तो वो देश की तरक्की में सबसे पहला हर्डल बन के खड़ा हो जाता है। और उसी प्रकार से जिन्नावादी जो सोच है वो आपने देखा होगा 15 ये जो आह्वान करते हैं बार बार नेतागण लोग, उनकी राजनीति और उस समय की मुस्लिम लीग की राजनीति जिस तरीके से ट्रैक चेंज करती थी, यू टर्न लेती थी और बदलती हुई चलती थी, वही यहां पर भी आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार से 1920 और 30 के बीच में उनकी राजनीति में कुछ लोग ही शामिल थे, लेकिन 46 आते आते उन लोगों ने नफरत के बल पर कितनी ताकत अपने आप में हासिल कर ली थी। वही चीजें हमें आज भी देखने को मिलती। तो मुझे लगता है कि ये वेब सीरीज जो है वो फिलहाल के वर्तमान के परिदृश्य से भी हमें देखनी ही चाहिए, क्योंकि आज जो चीजें घटी हैं वो 100 साल पहले ऑलरेडी घटित हो चुकी हैं। तो सभी देशवासियों को ये चीज भी देखनी चाहिए। जो रावलपिंडी का जो नरसंहार दिखाया गया था, एडविना जब उनसे मिलने के लिए जाती है वो इतनी ज्यादा विदीर्ण हो जाती है। वो जो चीजें इसमें दिखाई गई हैं, किस प्रकार से सिख महिलाओं के साथ में जो घटनाएं घटित हुई हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को लीला है, और जौहर के ऊपर जो फिल्म बनती है उसके ऊपर जितनी भी बातें होती हैं उसका भी एक छोटा सा स्वरूप हमें सिख महिलाओं के द्वारा इसमें घटित होता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो चीजें हैं ये वास्तविक
हैं और वो लैरी ने अपनी किताब में लिखी हैं और यहां पर उसको हूबहू उतारने का प्रयास इस वेब सीरीज के जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने किया है। अब इसमें जो मेन चीज है वो मैं लेकर के आना चाहता हूं कि जैसे कि जिन्ना है, जिन्ना ने स्पष्ट कह दिया कि भाई हमें विक्टिम कार्ड खेलना है और आज के परिदृश्य में भी हम ये चीजें देखने में आती हैं कि कौन कह रहा है कि हमें विक्टिम कार्ड खेलना है। सबसे पहले तय हुआ था कि जून 1948 में देश आजाद होगा, लेकिन कैसे वो 15 अगस्त 1947 का दिन आया इसके बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन करके बताया गया है। यानी कि हिस्ट्री जो हम भूल जाते हैं, हिस्ट्री जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते या नहीं करते हैं, 1947 ही क्यों, 15 अगस्त ही क्यों, उससे पहले तत्काल पहले की स्थितियां भारतवर्ष की किस प्रकार की बनी हुई थी, क्या टेंशन था उस टाइम पर, क्या विचारणाएं चल रही थी, एडविना क्या कर रही थी, वायसराय क्या कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कर रहे थे। मैंने इसमें अभी आपको बताया था कि मोहनदास करमचंद गांधी को लार्जर देन लाइफ भी दिखाने का कोई प्रयास नहीं किया गया कि उनको महात्मा या भगवान बनाने का प्रयास किया गया हो। जब आप 5वें 6ठे एपिसोड तक आते हैं ना, आपके अंदर एक मतलब एक घुटन महसूस होने लग जाती है कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है। दिख रहा है कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति की जो जिद है या सनक है या फिर कहिए कि एक तरीके का जो पागलपन है कि हमेशा दूसरे लोगों के अपोजिट जाना है या उनका विरोध ही करना है, वो किस हद तक है। और मैं उस कंडीशन में होता तो क्या करता, मैं वो चीज तक लाने का जो एक मैं मानता हूं कि क्रिएटर्स को इसका श्रेय जरूर जाना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां लगातार बदस्तूर खराब होती जा रही हैं, लेकिन हमारे नीति निर्धारक जो लोग थे, जो उस डोमिनियन स्टेटस को यानी कि कहें कि जो ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट हो रहा था उसको हासिल करने वाले जो गोरे अंग्रेज थे, वो किस प्रकार से अपने शीश महल में बैठे हुए हैं। और मास्टर ताराचंद यही बात नेहरू को कहते भी हैं कि अपने शीश महल से बाहर निकलो, देखो कि बाहर क्या घटित हो रहा है। तो उन सब चीजों का एक जीवंत चरित्र चित्रण करने का कार्य यहां पर क्रिएटर्स ने किया है, वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाया भी गया है। किस प्रकार से नोआखाली होता है, किस प्रकार से कलकत्ता नरसंहार होते हैं। अब कोई कहे कि इसमें गोपाल पाठा को क्यों नहीं दिखाया गया, तो वो मैं वही कहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक परिदृश्य पर बनाई गई वेब सीरीज है, लेकिन ये कहना कि उसमें क्योंकि सावरकर नहीं है, उसमें गोपाल पाठा नहीं है, तो ये नैरेटिव ही गलत है, वैसा नहीं हो सकता है। उस नैरेटिव से भी यदि आप देखेंगे तो भी आपको इस वेब सीरीज को देखने में बहुत मजा आएगा। इसके बहुत सारी जो एक तरीके से कहिएगा कि जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो यही है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी अच्छी दिखाई गई है। इसमें ये नहीं कि ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं तो उनको उसी प्रकार से दिखाया जाना चाहिए, ना ये दिखाया गया कि आज एक बहुसंख्यक जनसंख्या है जो प्रधानमंत्री को, प्रथम प्रधानमंत्री को अच्छा नहीं मानती है तो इनको बिल्कुल नेगेटिव ही दिखाया जाए। बिल्कुल जैसा देखा गया होगा वैसा बताने का प्रयास किया। दूसरा, डायरेक्शन, प्रोडक्शन और एक्टिंग बहुत अच्छी है। फिर इसके साथ ही साथ इसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है। और जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा वो लगा कि इसमें जो भवन दिखाए गए हैं वो बड़े सुंदर तरीके से दिखाए गए हैं। इसमें मुझे जो चीजें लगी वो ये कि थोड़ा सा इसको जो एपिसोड्स हैं वो थोड़े छोटे हो सकते थे। कुछ जहां जहां पर एक्सट्रीमिज्म दिखाया गया है किसी चीज को लेकर के, वो थोड़ा सा कम हो सकता था। जौहर वाला जो सीन है उससे पहले आपको हंसी आने लग जाएगी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लोग जान बचाने आ गए, वो थोड़ा सा आपको अटपटा सा लग सकता है। कहीं कहीं पर आपको लग सकता है कि ये कहानी जो है वो हे राम से मैच नहीं कर रही, वो भी हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इसको आप लोग देखें जो इतिहास को देखना चाहते हैं, जो इतिहास से रूबरू होना चाहते हैं, जो हर एक पर्सपेक्टिव को देखना चाहते हैं, वो लोग इस वेब सीरीज को देख सकते हैं। सबसे अच्छी चीज यह है कि अब जो हमारी अपनी जो किताब है ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह, उसके प्राइसेस हमने बहुत कम कर दिए हैं और आप देख पाएंगे कि ये तकरीबन 300 रुपए में आपको फ्री डिलीवरी और कैश ऑन डिलीवरी के साथ उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही साथ मैं कहूंगा आपको कि अगर आप ये वेब सीरीज देख रहे हैं तो हे राम पुस्तक प्रखर श्रीवास्तव की पढ़ें और ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह जिसमें कि इन सभी नरसंहारों के विषय में बताया गया है उसको भी आप पढ़ सकते हैं।
आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी या फिर आप देखने का प्लान बना रहे हैं तो हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।